हाँ हाँ, तो शुरू करें। हेलो, कोई है? तो शुरू किया जाए। तो एक जना तो दिखा मुझे, दो लोग दिख रहे हैं, तो भैया आप लोगों को राम राम पहुंच जाए हमारी। तो सबसे पहले तो हम आज धन्यवाद करें हमारे आरिफ भैया को, हमारे बुंदेलखंड फिल्म उद्योग की जिन्होंने इनकी स्थापना करी, और एक बहुत बढ़िया एक विचार मन में लेकर चल रहे आरिफ भैया। तो सबसे पहले तो उनको इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे रंजन भैया को, हमारे छोटे भाई जैसे हैं रंजन भैया, और उन सबके सहयोग से ये बुंदेलखंड की जो एक न्यू डाली है बुंदेलखंड सिनेमा की, एक प्रॉपर न्यू हम ये कहें। वैसे तो बहुत काम भाव बुंदेलखंडी फिल्मन को लेकर, लेकिन एक प्रॉपर एक जो न्यू डाली है, उसके लिए आप दोनों बहुत 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 धन्यवाद के पात्र हैं। सो आज आप लोगों ने मतलब हमारी जो जर्नी है बा याद कराने की कोशिश करी हमें। हम कोशिश करें कि अपनी पूरी ईमानदारी के साथ हम अपनी जो हमारी जीवन की जो यात्रा रही है, हमारा जो संघर्ष रहा है, सो वे हम कोशिश करें कि 80-90% बुंदेलखंडी में ही बोल के बताएं। सो शुरू करें। तो हमारी जो शुरुआत भई नाटक की बा भाई, हाँ हाँ भले पधारू जी, धन्यवाद जू आरिफ भैया, धन्यवाद। नमस्कार रंजन भैया। सो शुरुआत भाई हमारे नाटकन की। सबसे पहले हम नाम लें, हमारे बचपन के एक दोस्त हैं हमारे राघवेंद्र जी। हम बड़े प्यार से उनको पुंताली पुंताली बोला करते थे। तो उनको बड़ा शौक था नाटक करने का कि भैया यार नाटक करने। उसकी वजह ये कही है कि नाटक में एक तो लोग बाग जानने लगत, और दूसरों का है कि आपकी पहचान बहुत अच्छी हो जाती। सो चलो ठीक है, करे जाए नाटक, लेकिन नाटक करे कैसे जाए। सो नाटक में पहले चुनूंगा कि भैया गाना गाने। अब उस वक्त जा कल तो हती नहीं हम उनको के भैया गा नहीं सकत, क्या गावे लायक आवाज़ ही नहीं है, तो गाएँ कहाँ से। अकेले यहाँ खुरक सवार हो गई कि भैया यहाँ गाना गाने। तो राघवेंद्र हमारा हाथ पकड़े और बस चलो भैया गाना गा दे। कि चलो कितने चल रहे हैं, पितलापुरा में रामलीला हो रही, सो चलो रामलीला करें, और रामलीला के बीच में जब गैप आउट, तो गैप में अपन गाना गाएं। नहीं चलो ठीक है। सो वो वक्त हमने तैयार करो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और वो गाना लेके हमारे पहुंच गए तलापुरा की रामलीला में। अब रामलीला में हमने जैसे ही ब्रेक आओ, सो ब्रेक में हमने जो है कई ब्याज जी से कि ब्याज जी हम गाना गाने। ब्याज जी कहले हो गाओ, चलो आ जाओ। अब पहुंच गए। अब होता पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठो, तो सुबह ने जब तक अपनी धोने मोने मिलाऊ थे, जब तक वे कछु करते करते जब तक हमारे शुरू हो गए। और कब शुरू भय कब खत्म हो गए पता नहीं, चलो बेवरे सुरे ढूंढते रह गए। अब यार बड़ी शर्म लगी यार कि गा नहीं पाए, तो से चुपचाप खिसक ले भगया होते से। तो अब का करो जाए। सो राघवेंद्र साहब बोले करने का एक काम करें, हमारे एक पहचान के म्यूजिकल ग्रुप है, चलो वो ग्रुप ज्वाइन करें और उनमें पहले अपन गावो सीखें। ठीक, चलो। सो हमारे गए, सो वो म्यूजिकल ग्रुप में ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करो सो भैया डेली शाम के पहुंच जाएं, और जैसे ही पहुंचे सुबह जो है सबके सब जो है
सब जैसे बस हम ही उनको इंतजार कर रहे थे कि जे दो ही जने आए और इन्होंने उनको गाना सुनने। सो बस अब जो नहीं मालूम तो कि हम उनको गावो नहीं हो सुबह और हम मजाक बना भी बैठे रखते। सो हमसे कह रहे गाओ राजा गाओ गाओ बढ़िया, बड़े क्या गा रहे राजा बढ़िया, सुनाओ सुनाओ। हमारे बस गावे भिड़ जाते। नमस्कार रंजन भैया। सो बस इतने से शुरू भई। सो धीरे धीरे हमें समझ में आ गई यार कुछ गड़बड़ है तो यार मामला जम नहीं रहा। सो स्कूल में आया जितने हम पढ़ रहे थे बर्नी कॉलेज में, तो हमारे टीचर थे एक संगीत टीचर सुशील कुमार जी सिन्हा। तो उनसे कही कि माँ साहब गाना गाने। माँ साहब बड़े सीरियस कि हाँ भाई लड़का आया है गाने के लिए, हाँ नहीं सुनाओ सुनाओ। सो उन्हें हमने फिर वो गाना चेंज करो वो छू कर मेरे मन को वो सुनाओ उन्हें। अब हमने तो बड़े भाव से सुनाओ, जितने भाव डाल सकते सबरे डाल रहे हूँ मैं। तो माँ साहब ने कही तो कछू नहीं बेटा कर लेगे, तुम गाओ नहीं, तुम एक काम करो नाटक करो, तुम्हारे भाव अच्छे नहीं कर रहे। तो इतने से गाना से स्विच होगा फिर नाटक पे। अब उस वक्त स्कूलन में उतने अच्छे नाटक नहीं होते जितनी अच्छी हमें करने की इच्छा थी। मतलब लग रहा था कि यार नाटक करने नाटक करने नाटक करने, लेकिन स्कूल में 15 मिनट को नाटक 20 मिनट को नाटक वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो सोची गई कि चलो यार अपना एक ग्रुप बनाओ जाए और ग्रुप बना के और फिर खुद ही नाटक करो जाए स्कूल के मंच पे और ले देंगे ये कहीं मंच है तो बर्नी कॉलेज में कि भैया यही मंच पे है, जो कछु ये जो करना है उसे यही पे कर लो। सो सबसे पहले हमने हमें क्लास याद नहीं आ रही, एक मोड़ा ढूंढो हमने दोबरो पत्रो मोड़ा हाथों हुए, हमने एक कविता पढ़तन देख लो तो एक दिन। सो हमने ढूंढो हमने क्लास में बोले हमने ये आइए तो ना। सो वो मोड़ा इतनी डरा का क्लास से बाहर नहीं आओ। सो हमने फिर हुए बुलाई, हम नहीं आए थे तो आओ। सो बहुत डरा हमारे पास आओ, कल काय हम नहीं नाटक करने। हाँ मैं नहीं करने। हमने काय कर लो यार, हाँ हमें नहीं करने। सो हमने फिर हुए मनाओ। बाद में पता चलो भाई देवेंद्र कुमार जैन हते, बाद में हमने होड़िया करके बुलाते। ठीक है। सो ऐसे हमारे ग्रुप में एक पहला व्यक्ति जुड़ा देवेंद्र होड़िया। अब एक और व्यक्ति को अच्छे एक्टर की तलाश थी। का एक महुआ को पेड़ होता नीचे बर्नी कॉलेज में। सो वहाँ गए। सो वहाँ पे जो है एक लड़का था, बड़ी बड़ी बातें और बनावटी किस्से ये वो लोगों को सुनाया करता था। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा नाटक करो। तो पहले आओ करें। बाद में पता चलो भी राजू त्रिपाठी, हालांकि आज वो बेचारा हमारे बीच में नहीं है। 5-6 साल पहले बल्कि 8 साल पहले उसका कैंसर से निधन हो गया। बट मेरे ग्रुप में वो एक ऐसा आर्टिस्ट था जो आज मैं कह सकता हूँ कि वो संपूर्ण आर्टिस्ट था। गाना बेहतरीन, डांस बेहतरीन, अभिनय बेहतरीन, सब कुछ अच्छा। तो यहाँ से एक छोटे से ग्रुप की एक शुरुआत हुई और हमने स्कूल लेवल से निकल के और जनपद ललितपुर में जितना हम कर सकते थे हमने नाटक किया। और हालत ये हो गई जब मैं 12th में आया कि उस वक्त मैंने एक नई परंपरा शुरू की कि यार नाटक करने स्कूल से निकल के अब कितना करूँ जाए, मंच है नहीं है। मंच हमारे दूर दूर तक कितना नहीं है, ना झांसी में ना दूर दूर तक कौन नहीं है मंच, तो कहाँ करो जाए। तो ये हुआ कि भैया जो सिनेमा हॉल है लाइट टॉकी, उस हॉल में जो सुबह का शो है 9 से 12, वो अगर हम ले लें किसी तरीके से मिल जाए तो वहाँ पे एक छोटा सा स्टेज बना, तो उस स्टेज पे नाटक किया जाए। भाई बड़ा सुहाना मौसम है, बारिश भरपूर हो रही है इस वक्त और ऐसे में मैं बैठ के आप लोगों के सामने अपनी कहानी सुना रहा हूँ। सच में बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। भैया आरिफ भैया, रंजन भैया जुड़ चुके हैं, अभी शायद और आते जा रहे हैं। तो चलो अच्छा है, बचपन की स्टोरी बचपन में निकल जाएगी कम लोगों में। तो वहाँ पे हमने नाटकों की एक नई शुरुआत की और नाटक को हमने टिकट लेके बेचना शुरू किया। और उस ग्रुप में हमारे जितेंद्र गुप्ता, सनी सराफ, सुधीर सराफ, मूसा आज हमारे बीच में नहीं है, वो भी बेचारा जो है स्वर्ग जा चुका है, हमीद साहब, काशीराम भाई साहब, एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी की। और लास्ट में 88 तक आते आते अब ये लगने लगा कि अब क्या, एक फिर होता ना कि 0 पॉइंट आ जाता कि भैया नाटक से पैसा भी कमा लिए, नाटक से नाम भी कमा लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है।
तो उस वक्त एक ही नाम जो है हमारे शहर में सुनाई देता था, वो था राजा बुंदेलखंड। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा कि राजा भाई साहब का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत था, कि दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मुझे राजा भाई साहब की तरह निकलना है, बाहर जाना है और एनएसडी करनी है, क्योंकि राजा भाई साहब ने एनएसडी कर रखी है। तो एनएसडी की कैसे जाए, ललितपुर में बैठे बैठे तो एनएसडी हो नहीं सकती। तो मैं किसी तरीके से ललितपुर से निकलने की फिराक में था कि तभी मेरी मुलाकात हमारे ललितपुर के ही थे एक संतोष राठौर, उनसे हुई। और मैं हिम्मत जुटा रहा था, वो हिम्मत जुटा चुके थे। तो दोनों जब यहाँ पे बातें जुड़ गई कि मैं हिम्मत जुटा रहा था, वो जुटा चुके थे, तो एक रात हम लोग जो है दिल्ली खिसक गए। दिल्ली खिसके, ये 88 की बात है। दिल्ली जाने के बाद में वहाँ हमने दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की। मेरा ये था कि मैं 89 में फॉर्म भरूंगा, लेकिन 89 आते आते ज़ीरो सेशन हो गया। वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी खैरुद्दीन को लेके, तो 89 ज़ीरो सेशन हो गया, तो मैं फॉर्म ही नहीं भर पाया। खैर 90 में मैंने फॉर्म भरा और ईश्वर की कृपा थी कि 90 में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं एनएसडी में आ गया। तो ये मेरा एनएसडी तक का, अभी तक का ये संक्षिप्त विवरण था। तो इसके बाद मेरी जो, पानी बहुत ज़्यादा है तो मैं आई एम ट्राइंग टू एस्केप माई सेल्फ एंड मेरा कंप्यूटर भी। सुनाई दे रहा है आपको आवाज़? कोई बता सकता है मुझे, मतलब आवाज़ कोई धीरे तो नहीं हो रही है? अरे भैया आवाज़ ठीक आ रही है? खैर, तो एनएसडी में आने के बाद मैंने बहुत सारे टीचरों से बहुत कुछ सीखा। मैं एक मतलब ग्रुप में सदस्य था एनएसडी में, जिसने अंग्रेज़ी जो है वो 6th में आने के बाद ABCD पढ़ी, और वहाँ जाने के बाद उसके ऊपर पहले ही साल जर्मन का एक टीचर थमा दिया गया। और हुआ ये कि मुझे, अगर लोगों को कुछ मेहनत करनी पड़ती तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। मुझे अंग्रेज़ी भी सीखनी थी, मुझे लोगों के लेक्चर भी सीखने थे, मुझे टीचरों को भी समझना था, मुझे उनकी बातें भी समझनी थी। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मैंने टचवुड उस दौरान मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। अपने श्री राम गोपाल बजाज जी से लेके, प्रीति जैन जी से लेके, अनुराधा कपूर जी से लेके, और सुरेश भारद्वाज जी से लेके अपना अर्जुन रैना, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया। बहुत सारे लोग पंडित जैन जी बाहर से आए पढ़ाने के लिए। तो मैंने वहाँ पे एनएसडी में इतना सीखा, इतना सीखा, इतना सीखा, जो शायद मेरे अभी तक मेरे जीवन में वो सारा का सारा काम है। तो और मैं पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग, मेरे सामने नाम नहीं आ रहा तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन कौन मुझे देख पा रहा है, बट जो भी मुझे देख रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, कि आप लोगों ने सबसे पहले तो मैं सीरियसली आरिफ जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने स्ट्रगल की कहानी लोगों को बता सकूँ, उन्हें कुछ प्रेरणा दे सकूँ कि वो कुछ सीख सकें, कि शायद मेरे से कुछ ऐसा हुआ कि वो कुछ सीख सकें। तो आप सभी का धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं। तो मैंने एनएसडी से बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखने के बाद में जब बाहर आए तो अब एक ही समस्या थी कि करना क्या है। ये यक्ष प्रश्न मुझे लगता है हर उस एनएसडी वाले के सामने होता है जैसे एनएसडी से बाहर निकलते हैं। कुछ तो हालांकि बड़े फर्म होते हैं क्योंकि उनको विश्वास होता है कि वो कर ले जाएंगे, लेकिन जो थोड़ा सा, क्योंकि मैं टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग था, मैं एक्टिंग भी कर लेता था, मेरी राइटिंग भी बहुत स्ट्रांग थी, तो मेरे सामने था कि मुझे करना क्या है। तो एनएसडी से बाहर आते ही जो है ये हुआ कि यार पहले तो रेस्ट किया जाए, घर की कुछ जिम्मेदारियां थी वो पूरी की जाएं। तो मैंने 94 पूरा का पूरा मैंने ललितपुर को दिया, और हमने एक बार फिर से खूब सारे नाटक जितने कर सकते थे। और उस दौरान 94 के दौरान मैं नए नए लड़कों से जुड़ा, उन लड़कों से जुड़ा जिनको जो थिएटर का नया नया शौक़ लगा था, और ऐसा शौक़ लगा था कि जो शायद कहीं मेरे बराबर था।
मतलब मुझे तो लोगों ने पागल कहना ही शुरू कर दिया था कि इज़ ए मैड, मतलब ये तो कुछ अपने बाप का सब धंधा वंदा बंद करा के दिल्ली भाग गया, पता नहीं ये क्या करने वाला है। तो उसी लेवल के मुझे कुछ दो चार लड़के, संजीव रोज, बावरा, अपना अमरपाली, रामू रमैया, ये कुछ नए ऐसे लड़के मिले मुझे जिनसे मिलकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और इनके साथ मिलकर मैंने फिर वहाँ पे 1 साल रह के एक पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी पूरी की, और जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ फिर मैंने वहाँ पे नाटक भी किया। उनको करने के बाद अब ये हुआ कि बॉम्बे जाना, तो भैया असली जो कर्म क्षेत्र है वो तो बॉम्बे ही है। क्योंकि मुझे राजा भाई साहब की एक बात बहुत अच्छे से याद थी। राजा भाई साहब ने एक बार बोला था कि वर्णी कॉलेज आए थे और मैं ऑडियंस में खड़ा हुआ था, लड़कों में हमारी जो क्लासेस की भीड़ थी, तो उन्होंने मंच की तरफ इशारा किया था और बोला था कि ये वो मंच है जो सीधा बॉम्बे लेके जाता है, लेकिन कोशिश करें कि बॉम्बे ना जाएं, पहले दिल्ली जाएं। लेकिन तब मुझे वो बात समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मैंने एनएसडी के बारे में सुना नहीं था और मैं जानता ही नहीं था कि ये है क्या। जब उनने बोला कि एनएसडी जाएं, तब मैंने फिर पता किया एनएसडी है क्या। 95 में जाके मैं एनएसडी गया फर्स्ट टाइम। एनएसडी अंदर से जाके देखा, ओ हो अच्छा ये एनएसडी है यार, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ कैसे आएंगे। तब फिर मैंने अपनी तैयारी उस लेवल पर शुरू की, नहीं यार यहाँ आने के लिए तो और पागलपन चाहिए, इतने पागलपन से काम नहीं चलेगा। तो खैर एनएसडी कंप्लीट हो गई, घर की जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अब ये हुआ कि यार बम्बई जाना है, और मैं जनवरी में बॉम्बे, मेरा एक फ्रेंड था, बैचमेट था, मिलिंद करके, मिलिंद इनामदार। मैंने मिलिंद को फ़ोन किया, मैंने कहा मिलिंद मैं आ रहा हूँ और ऐसे ऐसे है, बम्बई रहना है, कहना आ जा। तो उसने एक कमरा लिया हुआ था, तो हम लोग गए बॉम्बे में, उसी एक कमरे में सेट हो गए। आज हंसी आती है, उस एक कमरे में हम 9 लोग सोते थे, कैन यू बिलीव इट। और उन 9 लोगों में था, हम लोग थे हेमंत पांडे, अनूप सोनी, मैं, हरीश हरीश खन्ना, मिलिंद इनामदार, हमारे संतोष राठौर, और जो एक राजेश के दोस्त थे, एक और दो लोग और थे। ऐसे 9 लोग हम लोग सोते थे। फिर ये हुआ कि नहीं यार अभी जो है कुछ ज़्यादा हो रहा है, अब हम लोग जो है अलग अलग कुछ देख लेते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने फिर अलग अलग रहना शुरू किया, और मुझे बहुत जल्दी बहुत ऐसा कुछ एहसास हुआ कि यार यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, और ऐसी वो तमाम बातें हैं जो जिनको मैं इग्नोर करते हुए आ गया था बॉम्बे, कि हम तो भैया ललितपुर के आए और एनएसडी करी है, सो बम्बई जाते ही काम मिल जाए, मुंबई जाते ही अच्छो खासो काम मिल जाए, ना तो इतना काम मिलो और ना जो है, बल्कि एक बहुत अच्छा वाक़या है हमारे सीनियर के साथ है, मैं नाम नहीं लूँगा। मुझे पता चला कि हमें पता चला कि सीरियल बना रहा है, सो और उनके जो आर्ट डायरेक्टर थे वो भी हमारे सीनियर थे। हम पहुँच गए उनके पास, हमने कहा यार हमें काम करना है, ऐसे ऐसे काम चाहिए। तो उनने 2 टूक मना कर दिया कि मैं तो न्यू कमर के साथ काम ही नहीं करता। वो और दिल बैठ गया यार कि तो बम्बई में तो यार बड़ी मुसीबत है। तो मुझे लगा नहीं यार दिल्ली जाना चाहिए। तो मैं फिर दिल्ली निकल लिया, और दिल्ली में एक जो शुरुआत हुई वो इतनी प्यारी शुरुआत हुई कि जो सफ़र आज तक मेरा जारी है। मैं 2-3 दिन ऐसे ही घूमता रहा, तो हमारे महेश जी थे, हमारे उस वक्त प्रोडक्शन मैनेजर थे। तो मैंने महेश जी को बोला एक दिन, महेश जी यार काम चाहिए। कहने क्या करोगे? मैंने कहा आप बताओ क्या करना है। कहने लाइटिंग कर लोगे? मैंने कहा हाँ कर लूँगा। तो कहने ऐसी ऐसी बात है, और जयपुर एक नाटक जा रहा है, तुम चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं बैठा एनएसडी में, बैठा रहा। अच्छा, इत्तेफाक की बात, उस वक्त मेरे जेब में सिर्फ 10 रुपये पड़े हुए थे। तो रात को करीब 9 बज गए, और पता चला वो ग्रुप आ ही नहीं रहा जिसके साथ मुझे जाना है। तो मैंने महेश जी से बोला, मैंने कहा महेश जी क्या करना है? चले रुको रुको अभी देखते हैं, आ जाएगा। रात को 10:30 बजे एक बस आई साहब, एक ग्रुप आया, और ये हुआ कि भैया तुम बैठ जाओ, इसमें जयपुर जाना है और इसमें तुम्हें इस नाटक के लिए लाइटिंग करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं बैठने ही जा रहा था कि उस ग्रुप के जो डायरेक्टर थे वो आ गए, कल यार जयपुर तो मैं जा रहा हूँ और लाइटिंग मैं करूँगा। तो जो मिलता मिलता काम था वो भी हाथ से गया।
अब यहाँ से एक नई शुरुआत होती है जो आज तक मुझे याद है। एकदम से उसी समय पे एक जीप जो है आके रुकती है एनएसडी ग्राउंड में। एनएसडी ग्राउंड एक मंडी हाउस में बहुत बड़ा ग्राउंड है और नीम का पेड़ वहाँ बड़ा फेमस है, सब लोग जानते हैं, जो एनएसडी वाले हैं वो सब जानते हैं और जो थिएटर वाले हैं एटलीस्ट जो दिल्ली से जुड़े हैं वो भी जानते हैं। तो नीम के पेड़ के पास जीप आके रुकी और उसमें से 4 बंदे उतरते जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता, दूर दूर तक नहीं जानता। वो उतरे और उतरते ही जो है बोले, जो ग्रुप जा रहा था उसके डायरेक्टर से, चलो 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 तुम्हें बॉस ने बुलाया है। तो वो बोला मैं नहीं जा रहा हूँ यार, मैं तो जयपुर जा रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता। तो ये हुआ कि क्या करें क्या करें, तो उसने मुझे बुलाया, कह रहे तुम इनको ले जाओ, जो मैं कर सकता हूँ मेरे से अच्छा ये कर सकता है, ले जाओ इनको। ये बात मुझे मेरे सीनियर थे, मेरे लिए बहुत अच्छी थी, एटलीस्ट हमारे सत्यव्रत राउत थे जिन्होंने ये बात बोली थी मुझे, मेरे लिए, कि जो मैं कर सकता हूँ मेरे से ये अच्छा कर सकता है, इसको ले जाओ। तो उनने तो मुझे जीप में बिठा दिया, वो भाई साहब अपने बस में बैठे, वो निकल लिए, वो निकले जयपुर के लिए और मैं निकला दूसरे रास्ते। अब जीप चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है, साहब मुझे कोई अता पता नहीं कहाँ जा रही है। रात को 12-1 बजे जो है कहीं ठिकाने लगे जंगल में पटौदी रोड पे, और वहाँ पे, हाँ 1 मिनट, हाँ रंजन रंजन रंजन, हाँ रंजन, हाँ रंजन, एक मिनट में मैं आपके सामने आता हूँ। हाँ रंजन, हाँ हाँ हाँ, सॉरी मुझे लगा कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी है, इसलिए मैं रंजन से जुड़ गया था। तो जीप चली जा रही है और वो जीप जाने के बाद में वो रुकी जाके एक जंगल में पटौदी रोड में, वहाँ पे एक सेट बन रहा था किसी सीरियल का। तो वो सेट जो है, कब वो सीरियल कभी 1 साल पहले उसका पायलट शूट हुआ होगा, और उसमें एक जो खंबा था, मेन जो खंबा था, वो 1 साल के अंदर टूट गया। अब ये था कि हमारे सत्यव्रत राउत को वो पिलर जो है बना के देना था। तो वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पे सबसे पहले मुझे पवन शर्मा जी के दर्शन हुए। हमारे सीनियर थे, मेरे काम से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे। तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, देखते उनकी जान में जान आई, अरे यार किसको ले आए, कल आओ 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 आओ। और पवन भाई को देख के मुझे भी जान में जान आई कि चलो सही जगह आऊँ। मतलब पूरे रास्ते में यही सोचता जा रहा था कि पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, कौन है, क्या क्या काम कराने वाले हैं। ऐसा ना हो कि काम पसंद नहीं आया तो पता चला कि भैया तुम जाओ और रात को 2 बजे मैं कहाँ जाऊँगा यार। खैर मैंने, उन्होंने एक फ़ोटो दिखाया कि नारायण ये ऐसे ऐसे है और ये पिलर बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने रात भर में वो पिलर एज इट इज़ ऐसे बना दिया कि आप देख के ये नहीं कह सकते कि वो पिलर असली है या नकली। सुबह के विक्रम सिंह वहाँ जो उसके डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर भी, वो बेवते आए और आके जो, आई एम सॉरी मैं थोड़ी बीच बीच में खड़ी हिंदी में शिफ्ट हो जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैक्सिमम बुंदेली में हो सके बुंदेली में ही आपके सामने रूबरू रहूँ। तो मैं जो है मैंने बना दिया, विक्रम सिंह जी आए और उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये नकली पिलर है। तो वहाँ पे डेविडसन बोस करके थे जो कैमरामैन थे, वो तो आके वो ये भूल गए कि नकली, वो टिक गए। तो पवन जी चिल्लाए कि अरे सर 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 नकली है, नकली, गिर जाएगा गिर जाएगा। तो वो विक्रम जी बहुत खुश हुए, पवन भाई भी बहुत खुश हुए। तो यहाँ से एक नई शुरुआत हुई मेरी। और पवन भाई ने मुझे बोला कि यार ऐसे से एक फिल्म बन रही है जय गंगा, उसमें जाओगे? मैंने कहा हाँ चला जाऊँगा। तो कह जाओ अशोक भगत हैं वहाँ पे, उनसे बोलना कि ये मैंने भेजा है और अशोक भगत के साथ में तुम जो है वहाँ पे उनकी फिल्म कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैं वो छोड़ के अशोक जी के पास चला गया। अशोक जी के पास गया तो अशोक जी ने कुछ नहीं पूछा मेरे से, बस इतना ही पूछा ऋषिकेश चलोगे? मैं कहा हाँ ठीक है चलो। सर मैं जय गंगा से एज एन आर्ट डायरेक्टर जुड़ गया। तो ऐसे मेरे लाइफ की शुरुआत हुई और ये मेरे लिए बीइंग ए डायरेक्टर, एक डायरेक्टर होने के नाते बहुत अच्छा हुआ कि मैंने हर फील्ड में कुछ ना कुछ जाना, लाइट के बारे में और सेट के बारे में, डायरेक्शन के बारे में।
सब कुछ जाना। तो हुआ ये कि अशोक जी को मेरा काम बहुत पसंद आया, और अशोक जी से मैं उस दौरान ये कहूँ कि मैं बड़ा होम सिक फील करने लग गया था। तो अशोक जी को जब भी लगे कि ये लड़का बड़ा उदास है, ये वो, तो कहले तू एक काम कर, मेरे घर आ जाएगा। तो मैं घर जाने लग गया, और मतलब भाभी जी के गरम गरम हाथ के पकौड़े मुझे आज भी बहुत याद हैं, बहुत मिस करता हूँ मैं भाभी जी के हाथ के पकौड़े। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह मुझे प्यार दिया। एक दिन की बात है कि मैं और अशोक जी नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक बंशी जी की एंट्री होती है, और बंशी जी बोले, अशोक क्या कर रहा है? तो अशोक जी बोले, कुछ नहीं। बोले, आजा मेरा प्ले देख ले। चलो। तो अशोक जी बोले, चल तू भी चल। मैं कहा चलो। हम दोनों प्ले देखने चले गए। वहाँ गए तो वहाँ एक और ही सीन हो गया। बंसी जी बोले कि अरे जब तू आ ही गया तो लाइटिंग ही संभाल ले, वो वैसे ही कोई लाइट वाला है नहीं यहाँ पे। तो उस वक्त हमारे टाइम पे गोल वाले डिमर हुआ करते थे। अगर आप लोग थिएटर से जुड़े हैं और पुराने हैं, नए लोगों को तो मुझे नहीं मालूम कि शायद मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, बट उस वक्त वो गोल वाले डिमर हुआ करते थे, और बहुत सारे डिमर हुआ करते थे कि अगर आपको फेड आउट करना है तो आपको पूरी कसरत करने आए, मतलब इधर से लेके इधर तक पूरी, तब जाके फेड आउट हुआ। तो अशोक जी क्या कर रहे हैं मुझे मतलब नहीं था, मैं बड़े आराम से बंसी जी का बहुत खूबसूरत प्ले था, मैं ऐसे प्ले देख रहा हूँ। इंटरवल हुआ, और इंटरवल के बाद जो है अशोक जी ने एक ऐसा काम किया कि मैं हिल गया ऊपर तक, मेरे हाथ पैर कांप गए। मैं आज बता रहा हूँ, मैंने आज तक ये बात किसी को बताई नहीं है, खासतौर से अशोक जी को नहीं बताई। अशोक जी बोले कि एक काम कर, इंटरवल के बाद तू संभाल ले, मैं बैठता हूँ जाके। और वो बिल्कुल उठे और ऑडियंस में चले गए, और सारे डिमर मेरे हाथ सौंप दिए। तो अब चूंकि एनएसडी से निकला था, लाइटिंग थोड़ा बहुत मालूम थी, लेकिन एकदम से अगर कोई लाइटिंग के लिए आपको छोड़ दे तो ये एक बड़ी घटना है। मतलब मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत बड़ी घटना थी। मैं हैरान कि यार कौन सी लाइट कहाँ है, मुझे कुछ नहीं, अशोक जी ने क्या सेट किया मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो ऐसे बैठ खड़ा हो गए बंशी जी का नाटक देख रहा था। तो ये हुआ, मैंने फटाफट जैसे ही नाटक स्टार्ट हुआ मैंने लाइटें देखी, कौन सी कहाँ कौन सी लाइट है। लाइट देखने के बाद में जैसे तैसे नाटक संभाला। लेकिन मेरे बाप जी ने एक बहुत बड़ा हुनर दिया था पेंटिंग का, और वो आज तक मेरे काम आता है। वो ये है कि बेटा किसी भी चीज़ को ना एक फ्रेम के नज़रिए से देखो, फ्रेम में कौन सा कलर कितना है, कहाँ है, कैसा है, तो अपने आप ही पेंटिंग बहुत खूबसूरत होगी। तो वो जो है मेरे लिए एक बहुत अच्छी वो थी। वो चलते हुए नाटक में मैं लाइटिंग नहीं देख रहा था, मैं फ्रेम देख रहा था कि यार यहाँ ये अगर लाइट उठाऊंगा तो अच्छा बन जाएगा, यहाँ उठाऊंगा तो अच्छा बन जाएगा, यहाँ उठाऊंगा अच्छा बन जाएगा। तो ये करते करते मैंने वो नाटक किसी तरह से ख़त्म कर दिया, और मैंने सांस में सांस ली कि हे भगवान ऐसे मत छोड़ा कर रहे हैं। तो ये था कि मैं शुक्रगुजार भी हूँ अशोक जी का, क्योंकि वो दिन है कि आज का दिन मुझे लाइटिंग ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। और मैंने लाइटिंग की दम पे मैंने विदेश बहुत घूमा है। अशोक जी ने मुझे मुलाकात कराई अदिति जी से। अदिति मंगलदास आज बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है मेरे लिए, मेरी बड़ी बहन है। और मैंने 95 से जुड़ा और आज भी मैं उनके साथ काम करता हूँ। और मैंने उनके साथ अमेरिका, कहाँ नहीं गया मुझे खुद नहीं पता, श्रीलंका, अमेरिका, गुजरात, अपना इंडिया तो पूरा ही घूमा, यूरोप पूरा घूमा, इंग्लैंड पूरा घूमा, इतना घूमा है कि मतलब आज अगर कोई कहता है ना कि चलो तुम्हें हमें सिंगापुर घुमाने के लिए लेके चलते हैं, तो मैं उससे ये कहता हूँ भैया घूमने नहीं आना, काम करना हो तो बताओ। हालत ये हो गई है। तो ये शुरुआत थी मेरी लाइटिंग की। तो ये अशोक जी के साथ शुरुआत हुई। बाद में मुझे ये था कि मुझे डायरेक्टर बनना है। मैं धीरे धीरे डायरेक्शन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। तो डायरेक्शन के लिए मेरी सबसे पहली मुलाकात जो थी वो हुई, मैंने वापस जब कहीं एक गांव का दूसरा शेड्यूल हुआ तो पवन जी ने खुद ही मुझे बुला लिया कि आजा, शेड्यूल शुरू हो रहा है और तू आजा और इस बार तुझे संभालना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पवन जी को फिर से ज्वाइन किया, और इस बार जो है एक अलग ही नज़ारा था कि ये सेम कहानी है। वो जिन्होंने मुझे बॉम्बे में बोला था ना कि मैं न्यू कमर्स के साथ काम नहीं करता, वो उसमें यहाँ पे लीड रोल कर रहे थे। तो मुझे घूर के देखते थे और मैं मुस्कुरा देता था। जब भी घूर के देखते तो मैं मुस्कुरा देता था।
तो फाइनली ये हो गया कि एक दिन उन्होंने पकड़ ही लिया मुझे कि मैंने तुझे कहीं देखा है। मैंने कहा सर मैं कुछ दिन पहले आपसे बॉम्बे में मिला था और आपने मुझसे कह दिया था कि मैं न्यू कमर्स के साथ काम नहीं करता। तो बहुत हंसने लग गए। बाद में मैंने पवन जी के साथ उनके उनके साथ ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत अच्छा काम किया और बहुत काम किया, अच्छा वाला बहुत काम किया। तो वहाँ से डायरेक्शन से फिर आर्ट से मैं सीधा फिर विक्रम जी के ग्रुप में हो गया और मैंने डायरेक्शन में कमान संभाली। वहाँ मुझे मेरी मुलाकात हुई अरुण जी से, अरुण गुप्ता। अरुण गुप्ता मेरे लिए बड़े भाई भी थे और मेरे मेंटोर भी थे। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। मुझे कैमरे की लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, क्या है, अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो वो उधर क्यों देख रहा है, वो उधर देख रहा है तो ये क्यों देख रहा है। तो उन्होंने बाकायदा मुझे ड्रॉ करके दिखाया कि बेटा ये राइट है, ये लेफ़्ट है। कैमरे की एक ही लैंग्वेज है, राइट और लेफ़्ट, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये राइट लेफ़्ट समझ में आ गया ना तो सब कुछ समझ में आ गया। और वो राइट लेफ़्ट आज तक मेरे दिमाग में इतने ज़बरदस्त तरीके से बैठे हैं, थैंक यू अरुण जी, कि आज तक मैं कभी एक्सिस जंप तो नहीं करता। बाकी कोई गलती हो जाए, लेकिन एक्सिस जंप मैंने आज तक नहीं किया। ये अशोक जी का अपना अरुण जी का दिया हुआ एक हुनर है जो आज तक मेरे साथ है। तो ये डायरेक्शन की शुरुआत हुई। वहाँ से मैं निकला तो रैना साहब जो है वो एक फ़िल्म के लिए ढूंढ रहे थे, तो रैना साहब ने मुझे बुला लिया। और ये पता नहीं मेरे काम का ये था कि या पता नहीं मेरे साथ मेरा जो व्यवहार था वो था कि मैं बड़ा फैमिलियर हो जाता था। रैना साहब के साथ भी मेरा एक बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता रहा और मैं बड़े फ़क्र के साथ कह सकता हूँ कि मेरा वो रिश्ता था कि मैं रैना साहब से ये कभी नहीं पूछता था कि मुझे भूख लग रही है। मैं सीधा किचन में जाता था, अपना जो खाना है वो उठाया और खाया। और मतलब ये होता था कि रैना साहब मतलब MK रैना, मिस्टर MK रैना, कि ये उनका नहीं मेरा अपना घर है, मैं ये मान के चलता था। और उनके यहाँ जो काम करते थे, मैं जैसे बच्चा बाबा क्या खाएगा, मैंने कहा नहीं ये खाऊंगा, तो वो मेरे लिए बन जाता था। तो मैंने रैना साहब के साथ बहुत काम किया और मैंने अगर असिस्टेंट लेवल तक किसी के साथ काम किया है तो दिल्ली में सिर्फ़ और सिर्फ रैना साहब के साथ काम किया। बाकी फिर मैंने बॉम्बे आके मैंने ना तो मेरी उम्र थी कि मैं किसी को असिस्ट करता और ना फिर वो दिन बचे थे कि मैं असिस्ट करके और अपने दिन ख़राब कर सकूँ। हाँ, दिल्ली में एक स्किल और मेरी डेवलप हुई, वो थी राइटिंग की स्किल। ये उन दिनों की बात है जब आलोका जी एक सीरियल बना रही थी। अब तो शायद आलोका जी इस दुनिया में नहीं है, कि आलोका मुखर्जी एक सीरियल बना रही थी, उसका नाम था बिखरे पन्ने। तो उसमें मैं हालांकि कर तो आर्ट रहा था, आर्ट डायरेक्शन में मेरा दिल्ली में बहुत अच्छा नाम हो गया था और जितने बड़े बड़े सीरियल बन रहे थे वो सब मुझे बुला रहे थे कि आर्ट करवाने तो नारायण से करवा लो। लेकिन यहाँ पे एक एपिसोड में आके वो अरुण गुप्ता डायरेक्ट कर रहे थे, वो अरुण जी आके अटक गए, यार ये कहानी ना मुझे जम नहीं रही। तो चूँकि राइटिंग मेरा शुरू से स्किल रहा, जब हम यहाँ वर्णी कॉलेज में थे तो ये होता था कि यार नाटक तो कोई ढंग का है नहीं, क्या करें, लिखना है तो खुद ही लिखना है। तो कहानी बनाई, खुद ही लिख रहे हैं, खुद लिखते लिखते जो है वो नाटक फिर डायरेक्ट भी खुद कर रहे हैं और वो खुद प्ले भी कर रहे हैं। तो वो स्किल अपने आप डेवलप कब होती चली गई वो मुझे खुद नहीं पता। इवन जब NSD का सिलेक्शन होने जा रहा था, हम लोगों का जो 15-15 का बैच था और आखिरी दिन हमको जैसे A B C D ऐसे करके ग्रुप था तो हमारा D बैच था, तो हम सब 15 लोगों को मिलकर एक नाटक करना था और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो मैंने एक छोटी सी थीम सजेस्ट करके सबको दी और सबको इतनी पसंद आई कि हम सब ने उसमें किया। और आप विश्वास मानो, हम उन 15 में से 5 लोग उसी साल सेलेक्ट हो गए थे, इंक्लूडिंग मी। तो इतना अच्छा वो काम था। तो वो राइटिंग स्किल शुरू से चलती आ रही है। तो बॉम्बे आके मैंने बहुत घोस्ट राइटिंग की, क्योंकि असिस्टेंट करने वाली उम्र बची नहीं थी। तो ये था कि राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अपना खुद का काम किया जा सकता है। तो मेरे यहाँ जानने वाले बहुत सारे थे, उनके साथ मिलके मैंने बहुत सारा काम किया, लिखा। बाद में धीरे धीरे मेरा नाम भी आने लग गया। तो पहला सीरियल था मेरा ची एंड मी, जिसमें मेरा नाम आया रत्ना सिन्हा का, जो मैंने लिखा। निखिल शर्मा के साथ मैं लिख रहा था, तो निखिल शर्मा और मैं दोनों उसमें नाम आया। और उसके बाद जो एक राइटिंग में ही एक मेरे लाइफ में एक और बिल्कुल चेंज वाली घटना आई, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता, वो थी अशोक पुरम के साथ। कि लाइटिंग का मेरा कंटिन्यूस चल रहा था। मैं लाइटिंग में आज भी मेरा कंटिन्यूस चलता है। लाइटिंग इज़ लाइक ए रिपेटरी फॉर मी।
कि लाइटिंग मतलब लाइटिंग अगर है तो मैं हूँ, उस टाइप से। और ये सब सारी हॉबियाँ एक साथ धीरे धीरे चल रही हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे जो है गौतम सिद्धार्थ जी ने बोला, कहले लिखोगे? मैंने कहा हाँ लिखूंगा। गौतम जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैंने अगेन बोला कि मेरे किसी जिससे भी रिलेशन बनते हैं वो ऐसे वाले बनते हैं कि बिल्कुल वो बड़े भाई और छोटे भाई वाले हो जाते हैं। तो गौतम जी बोले लिखोगे? मैंने कहा हाँ लिखूंगा। कहले आ जाओ ठीक है। ये उन्होंने एक एपिसोड दिया, अंग्रेजी में था, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना था, मैंने करके दे दिया। यहाँ गौतम जी ने एक ऐसी बात बोली जो मुझे दिल को छू गई। और मैं मतलब ये कहूँगा कि इस इंडस्ट्री में ऐसी बात बहुत कम लोग बोलते हैं, शायद ही कोई बोलता हो। उन्होंने मेरा राइटिंग देखा, राइटिंग देख के बोले कल यार तू असिस्टेंट लायक तो नहीं है। तो उनके इस डायलॉग से पहले तो मैं घबरा गया। मैं कहा लगता है यार ये काम गया हाथ से। कहना यार तू इंडिपेंडेंट लिख मेरे भाई, तेरे में पूरी काबिलियत है, तू इंडिपेंडेंट लिख सकता है, चल मैं तुझे मिलवा देता हूँ। तो मैंने कहा चलो। तो ये लेके गए, इनने मुझे अशोक पुरंग से मिलवा दिया। और अशोक जी ने भी वो 5 मिनट की मेरी मुलाकात थी, बिल्कुल ऐसे रिस्पांस किया मुझे कि मैं घबरा गया। मैंने कहा मुझे लगा अशोक जी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है और अब जो है अशोक जी मुझे बुलाने वाला नहीं है। गौतम जी बोले ये नारायण है और बहुत अच्छा लिखता है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको ना आप डायरेक्ट भेजो आपका। उस वक्त सहारा का एक नया चैनल शुरू हुआ था फिरंगी करके। तो उस फिरंगी में बहुत सारे राइटरों की ज़रूरत थी और बहुत सारी सीरीज ऐसी थी जो आज भी मुझे बहुत पसंद है, सीरियसली बहुत पसंद है। और सीरियल लेवल पे अगर कोई लिखने को उस लेवल पे काम करे तो मैं आज भी लिखने को तैयार हूँ, उस लेवल पे जिस लेवल पे फिरंगी में काम हुआ है। तो अशोक जी हाँ ठीक है ठीक है, तो तुम अपना नंबर दे दो और मैं बुलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। आए को वो भी भूल गए और मैं तो नहीं भूला, खैर मैं तो वेट ही कर रहा था। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, काय को कॉल आनी थी, कोई कॉल नहीं आई। एक दिन अचानक साहब मैं सो रहा था, भरी बरसात थी, भयंकर वाली बरसात, इतनी बरसात कि मैं सोच भी नहीं सकता। वो बरसात थी, मैं बरसात में जो है बरसात में लेटा हुआ था तो फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात है, आधे घंटे में आ सकते हो। ये फ़ोन अशोक जी का था। हाँ हाँ। हम्म। तो मैंने कहा हाँ मैं आ सकता हूँ। तो मैं जो है यहाँ से मोटरसाइकिल उठाई और भीगता भागता आधे घंटे में पहुँच गया। तो हमने एक अमेरिका एक सीरीज़ थी, तो हमने 4 एपिसोड पकड़ा दिए, कहना ये लिखो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो सीरीज़ जो है वो लिखी और फिर बाद में ये हो गया था कि हम शायद लास्ट में 2 ही 3 राइटर बचे थे, 4 जो वो सीरीज़ लगातार लिख रहे थे। और वहीं पे मेरी मुलाकात हुई हेमंत पांड्या जी से। हेमंत पांड्या भी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी रहे, बड़े भाई भी रहे। उन्होंने बाद में फिर नितिन देसाई कैंप में मुझे घसीट लिया, जहाँ मैंने शुरुआत तो की बाजीराव मस्तानी से और ख़त्म किया जाके पद्मिनी पे। सोनी पे ये सीरियल था, नितिन देसाई का जो प्रोड्यूस हुआ था, नितिन देसाई ने प्रोड्यूस किया था। तो पद्मिनी करके एक बहुत बड़ा सीरियल आया था, वो सीरियल लिखा मैंने। और उस सीरियल के बाद फिर मुझे लगा कि यार अब जो है, इस भी दौरान मैं बहुत सारे सीरियल लिख चुका था, मतलब मुझे भी याद नहीं है मतलब कितने सीरियल मैंने लिखे, कितने चले गए। फिर ये हुआ कि नहीं यार सीरियल में मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा हूँ, ख़त्म होता जा रहा हूँ। अब मुझे जो है फिल्म की तरफ बढ़ाना चाहिए अपने कदम। तो मेरा ये था कि मुझे ब्रेक चाहिए था। मैं फिर ललितपुर चला गया। ललितपुर जाने के बाद में मैंने फिर अपनी पुरानी जितनी भी मेरी स्मृतियाँ थी उनको संजोना शुरू किया, पुरानी जो घटनाएं थी। मतलब मैं आज भी जब पुराने दिनों को याद करता हूँ तो हमारे जो हमारी जो रिछारिया फैमिली, मैं ख़ास तौर से ज़िक्र करूँगा, जितेंद्र रिछारिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है। हमारे कृष्ण पाठक जो है बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। तो उनके हमारे बड़े जितेंद्र के बड़े भैया थे शिव अपने ब्रजमोहन भाई साहब, वो तो हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने मुझे एनएसडी पहुंचाने में बहुत योगदान दिया। जब मेरा एनएसडी में हो गया तो ये था कि अब मुझे बॉन्ड भरना, ये भरना, तो वो सारा काम अपना ब्रजमोहन रिछारिया के जिम्मे था। और वहाँ जाने के बाद में फिर जब वापस गया तो शिवमोहन भाई साहब सबसे मिल के मुझे ये था कि मुझे फिल्म लिखनी है। तो सब मुझे ये सब्जेक्ट सजेस्ट कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो अभी कुछ नाम छूट गए हैं, मैं पहले तो मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं। मैं सच में हृदय गोस्वामी, मैं जब नए ग्रुप से जुड़ा था मैं अपने एनएसडी के बाद, तो हृदय गोस्वामी बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं, उनसे मैं जुड़ा।
फिर हरि प्रसाद, प्रियंका सिंह और संजय श्रीवास्तव और संजय का पूरा ग्रुप संदीप श्रीवास्तव के साथ। हालांकि बाद में मैंने एक फिल्म भी शूट की, मैं आता हूँ उस बारे में। ये हमारी श्रीमती जी मुझे बीच बीच में याद दिला रही हैं और मैं सच में बहुत नर्वस हूँ और भूलता जा रहा हूँ सब कि कौन कौन बीच में आए हैं। तो इन सबको मेरा पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। सिमोन भाई साहब, अतुल भाई साहब, हृदय गोस्वामी, अपना संजीव, हमारे सनी गुप्ता, कृष्णा, हमारे गुड्डू भाई साहब, हम कृष्णा थोड़ा कम बुलाते हैं तो यूज टू नहीं हूँ, गुड्डू, हमारे राघवेंद्र, सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। और अब मैं आता हूँ कि मेरी फिल्म की जर्नी कैसे शुरू हुई। तो सर बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, सच में मैं इस वाक़या को सुनाना चाहूँगा। ये उन दिनों की बात है जब मैं सच में ब्रेक चाह रहा था, ललितपुर चला गया था और हमारे बागी श्रीवास्तव जी, हमारे बागी सारव सर, बहुत अच्छे मित्र भी हैं, फैमिली सदस्य हैं, वो फिल्मों में हाथ आजमाना चाह रहे थे। यहाँ मनसे के उपाध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी पदवी में, बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि यार नारायण तेरे पास कोई फिल्म पड़ी है क्या? मैंने कहा हाँ बहुत सारी फिल्में, कौन सी फिल्म चाहिए बताओ? कहले आजा सुनाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ललितपुर से वापस गया। ललितपुर से वापस जाने के बाद में मैंने एक मीटिंग फिक्स की और घर पे गया। अब मैं बागीश जी को फिल्में सुना रहा, तो मैंने जितनी 4-5 लिखी थी सब सुनाई। बागीश जी हाँ ठीक है, और कोई है क्या? तो मैंने कहा हाँ एक और है। ऐसे करते करते मैंने उनको 3-4 सुनाई और उनका हर स्क्रिप्ट के बाद एक ही रिएक्शन होता था, कोई और है क्या? मैं झुंझला गया, मतलब सीरियसली झुंझला गया। और बागी जी भी हंस रहे होंगे सुन के इस बात को। मैंने कहा यार अब नहीं यार बागी जी, अब लिखनी पड़ेंगी। कहना अच्छा। तो ऐसे ही जैसे ये लैपटॉप खुला है मैं ऐसे उठा के ऐसे बंद करने लगा, तो पीछे हमारी धर्मपत्नी बैठी थी, लता सिंह, बहुत लोग आप लोग जानते भी होंगे, बड़ी अच्छी सिंगर हैं और 98 से मेरे साथ हैं और मेरे हर सुख दुख में बड़ा अच्छा साथ दिया है उन्होंने। तो वो बैठी हुई थी, तो बोली ये सुनाओ ना, ये लिखी है। मेरी नज़र गई, मैंने क्या लिखा हुआ है, तो मैंने एक हेडलाइन लिखी थी नीचे, अम्मा की बोली 2000, और उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। नीचे सिनॉप्सिस के नाम पे उसमें लिखा था कि अम्मा के 5 बेटों की कहानी। भाई साहब ये पढ़ना था कि बागीश जी का जो रिएक्शन था, मैं बता नहीं, ये सुनाओ ना यार, ये है, ये सुनाओ। भगवान की कसम ऊपर से नीचे तक ऐसा सुलग गया, मैं ऐसा सुलग गया। मैं कहा इतनी स्टोरी सुनाई इनको, ये समझ में नहीं आई, इनको ये क्या समझ में आ गई, मुझे यार समझ नहीं आया। सो मैंने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया, मैं कहा हाँ बागी जी सुनाता हूँ ये। सो मैं अपना लैपटॉप बंद किया, मैं घर आ गया, घर आके बैठ गया। अब हफ्ते भर बाद बागी जी का फ़ोन आया, हाँ नारायण कुछ लिखा? मैं कहा हाँ बागी जी लिख रहा हूँ। अब उनको ये मैं डायरेक्ट मना नहीं कर सकता था, तो मेरा ये था कि उनको बस चल रहा था कि मैं किसी तरीके से टाल दूँ। तो मैंने कहा चल रहा है। 15 दिन बाद फिर फ़ोन आया कि कुछ हुआ बागी जी? मैंने कहा बागी जी चल रहा है। उसी दौरान मैं एक दिन ललितपुर गया वापस, तो एक घटना हुई थी हमारी बहुत पहले, जब मेरा पहला ग्रुप हुआ करता था। उस ग्रुप में हमारे एक ग्रुप मेंबर ने, पप्पू ने, एक स्कूटर ख़रीदा। वो स्कूटर भाई साहब ऐसा था कि ना उस वक्त क्या था, ना तो नंबर प्लेट होती थी ना लाइसेंस होता था। उस स्कूटर का एक्सीडेंट हमारे 2 भाइयों ने मिलकर कर दिया। उसमें से एक राजू था, एक नासिर था, ठीक है, एक मतलब दूसरा नाम था, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। तो उसने, मेरी फिल्म में राजू और नासिर हैं, ठीक है। और जब स्कूटर लौट के हाथ ठेले पे आया तो ये हुआ कि अब स्कूटर वसूला किससे जाएगा? वसूला तो उसी से जाएगा जो चला रहा था। तो अब वो बात इन लोगों को पता चल गई कि भाई साहब जो चला रहा था उससे स्कूटर वसूला जाएगा। तो दोनों के दोनों इस कदर भाई साहब मेट गए, वो बोलो करने लगे, बेचला रहे थे, वो बोलो के बेचला रहे थे। और भाई साहब उन लोगों ने मताई बेनन से कस्में खावो शुरू करो, फिर अपनी बीवी की कस्में खाई, मोड़ी की कस्में खाई, कुरान की कस्में खाई, रामायण की कस्में खाई। और वो दिन है कि आज का दिन भाई साहब जो पता नहीं चलो कि वो स्कूटर चला को रहा, ठीक है। तो वो घटना जो है, वो घटना कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठी थी। और जब मैं ललितपुर गया ना, तो ललितपुर जाके एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, तो इतने में देखा राजू चला रहा है। तो मैंने बोला राजू, वही जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, राजू त्रिपाठी, मेरे ग्रुप का बहुत अच्छा टैलेंटेड एक्टर, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर,
मैंने बहुत सारे मैक्सिमम जितने नाटक किए उसके और सनी के साथ ही किए मैंने। तो सनी, मैं क्लियर कर दूं, जितेंद्र गुप्ता हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और हमारे ग्रुप के बड़े वो मेंबर मतलब हुआ करते थे। और हमारे देवेंद्र होड़िया, ये 3-4 ऐसे स्तंभ हुआ करते थे जो हमेशा मेरे साथ रहते थे। तो मैंने कहा राजू आओ चाय पी लो यार। कहले हाँ पियाओ। तो राजू ने चाय पी। तो राजू ने चाय पी के जैसे पी रहा था तो मैंने पूछा यार राजू आप तो बता दे यार, नहीं 15-20 साल हो गई घटना था यार। तो भाई साहब राजू ने वो चाय का कप ऐसे रखा और चिल्लाया, कल यार नारायण यार तुम यार फालतू की बात नहीं करो यार। कल यार साला कितनी बेर कह दिया मताई बहन की सबने तो कसमी खाने को मानने को तैयार नहीं है, वो समझ चला रहा था यार फलाना ढमाका ये वो। भाई साहब उसके बाद मुझे ज़ोर की जो हंसी आई और मुझे लगा कि मुझे अम्मा का स्टार्ट मिल गया। बस भाई साहब उस दिन से मैंने अम्मा लिखनी शुरू की। और फिर हमारे हमारे साले साहब हैं, हमारी श्रीमती जी के छोटे भाई नीतेंद्र सिंह सेंगर, उन्होंने ऐसी ऐसी घटनाएं बताई, ऐसी ऐसी घटनाएं बताई कि मैं वो घटनाओं को लिखता गया, पिरोता गया और वो एक ऐसी फिल्म निकल के आई जिसने मुझे सिर्फ 6 महीने के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर दिया। वो अम्मा की बोली का ट्रेलर अभी फेस यूट्यूब में है, आप लोग देख सकते हैं। और अम्मा की बोली जब मैं लिख रहा था तो उसी दौरान मेरी सीतू भाई से मुलाकात हुई। सीतू भाई मेरे बड़े भाई की तरह थे, उनको बुलाया मैंने कि यार ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो सीतू भाई ने इमीडिएटली सजेस्ट किया, अरे यार कल यार एक काम करो, इसके लिए ना संजय मिश्रा को बुलाओ। और कसम से बोल रहा हूँ कि जब मैं लिख रहा था रुक्मी का कैरेक्टर, मेरे दिमाग में सिवाय संजय मिश्रा के कोई नहीं था। उनने मेरे दिल की बात छीन ली। और इत्तेफाक ये था कि संजय भाई सीतू भाई के बैचमेट थे। उनने आओ देखा ना ताओ इमीडिएट संजय भाई को फ़ोन किया, संजय भाई ऐसी, संजय ऐसी सी बात है और मैं नारायण को भेज रहा हूँ, तू बात कर ले जरा। और संजय भाई ने हाँ कर दिया। और उसके बाद वो फिल्म बनी। संजय मिश्रा, ऋषिता भट्ट हमारे। कोशिश मेरी मेरी ये थी क्योंकि मेरा बुंदेली परिवेश था, मैं उस बात पे आऊँगा बाद में कि बुंदेली परिवेश पे मैंने फिल्में क्यों बनाई और क्यों मैंने बुंदेली ही परिवेश रखा, ये मैं इस बात पे आता हूँ बाद में। तो गोविंद जी और अपना इश्तियाक और अपना हिमानी शिवपुरी, अपना अम्मा। अम्मा तो मतलब जिस दिन मैंने उनको पीपली लाइव में देखा था उसी दिन तय कर लिया था अम्मा तो मैं इन्हीं को बनाऊंगा। तो मैंने किसी तरीके से उनको पिच किया और उन्होंने हाँ कर दी और अम्मा आ गई। और इसी तरह से अम्मा की बोली जो है वो फिल्म तैयार हुई। बहुत अच्छी फिल्म है। हालांकि कुछ कारणों से वो तब रिलीज़ नहीं हो पाई, लेकिन अब बहुत जल्दी बहुत सारे अपने जो OTT हैं, प्लेटफॉर्म हैं, लाइक अमेजॉन है, MX प्लेयर है, इन पे बहुत जल्दी आ जाएगी और आप लोग इस फिल्म को देख पाएंगे। तो ये मेरी पहली फिल्म थी जो एज ए डायरेक्टर थी और एज ए राइटर थी। तो इसमें मेरा ये था कि मैंने जो अपने पास्ट में मैंने सब लोगों से अलग अलग जो चीज़ें सीखी कि लाइटिंग से लेके, राइटिंग से लेके और आपका फिल्म मेकिंग से लेके, वो मेरी सब इसमें काम आई। और आज एक अच्छे सिनेमा को के बजट को कम करके कैसे बनाया जाए, वो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को बताना कि आज वो टाइम आ गया है कि हमें एक बुंदेली सिनेमा को एक उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है जो ना केवल यूनिवर्सल हो, ना केवल पूरा नेशनल लेवल पे देखने लायक हो, बल्कि उस लेवल पे हो कि उसकी मेकिंग को लोग ये कहें कि हाँ ये 1-1.5 करोड़ की फिल्म बनी है, लेकिन उसकी मेकिंग को कट डाउन किया जाए। तो ये अभी तक का सिनेमा का सफ़र था मेरा, जो मैंने, मेरे साथ मेरे बहुत से लोग जुड़े और मैं जिनको भूल गया था वो अभी तक मैंने कोई अगर और भी भूल गया हूँ किसी नामों को तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मैंने अभी एक और फिल्म बनाई थी और वो भी बुंदेली कल्चर पे थी जिसका नाम था काजी हाउस। काजी हाउस मैंने शूट भी टीकमगढ़ में की। वहाँ मुझे जो संदीप श्रीवास्तव वो भी हमारे NSD से ही हैं और उन्होंने, उनके छोटे भाई ने, उनका पूरा ग्रुप था संदीप का, संजय संजय चूँकि NSD से है तो उन्होंने पूरी हेल्प की। उनके दोस्त जैकी जैन और अपना अपना हैरी करके वहाँ पर टीकमगढ़ में मेरे जिया जी ब्रजेंद्र भदौरिया, सुरेंद्र भदौरिया, अपना इन सब ने मेरी बहुत हेल्प की और मैंने एक अच्छी फिल्म बनाई है। और बहुत जल्दी मैं शायद हो सकता है कि अगले महीने अगस्त में मैं इसको एक अपना ही एक OTT हमने एक क्रिएट किया है, जस्ट लाइक कि जैसे अपना अमेज़ॉन है, जैसे नेटफ्लिक्स है, वैसा ही एक प्लेटफॉर्म क्योंकि हमें अगर अपनी फिल्म बनानी है तो क्यों ना हम अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं
कि हमें किसी के पास अपनी फ़िल्म बनाने के बाद जाना ना पड़े, और अपनी फ़िल्म बनाने के बाद फ्री में दिखाने, हम एक्चुअली अपनी फ़िल्में बनाते हैं और हम पैसा भी खर्च करते हैं, अपनी अपनी क्रिएटिविटी भी पूरी पब्लिक के सामने रखते हैं, और हम पब्लिक हमसे ये उम्मीद करती है कि हम फ्री में दिखाएं। अरे हमारा काम वही है, हमें खाना भी उसी से, हमें पीना भी उसी से, तो हमें कुछ तो चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए मैंने अपना एक OTT बनाया है, ख़ास तौर से बनाया है कि ये बुंदेली परिवेश की जो अपनी पृष्ठभूमि है, जो जिस 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 चीज़ को लेके आरिफ सैडोली अपना रंजन अपना अपना काम कर रहे हैं, बुंदेली झलक के माध्यम से रंजन ने बहुत काम किया है, और आरिफ सैडोली अपना बुंदेली फिल्म उद्योग को लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये तीनों के तीनों हम जो है आपस में जुड़ के एक ऐसा सिनेमा क्रिएट करने की कोशिश करें जो बुंदेलखंड में बुंदेली तो हो, लेकिन उसको यूनिवर्सल लेवल पे उसको स्वीकृति मिले, उसको मान्यता मिले, सब देखें। आज एक हप्पू सिंह ने एक अपनी बुंदेली यूज़ करके उसको इतना यूनिवर्सल बना दिया कि लोग विदेश में भी देखते हैं तो इन्जॉय करते हैं। तो फिर हम सिनेमा क्यों नहीं कर सकते? और आप देखना, आप अम्मा की बोली देखना, आप काजी हाउस देखना, आप पूरी बुंदेली परिवेश को लेकर मैंने ये फिल्में बनाई हैं। इवन मैंने जो काजी हाउस है उसमें बुंदेली का जो पुट है वो और भी ज़्यादा बढ़ाया है। हालांकि हमें थोड़ा सा ये सोचना होगा कि बुंदेली की जो प्रॉब्लम है वो हर ज़िले में जाके थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो हमें समस्या आ जाती है कि हम जा रहा हो तो रखें, कि जा रहा हो है कि रखें, या जा रहो होगो रखें। तो उसमें थोड़ा सा हमें अपने आप को पूरे सबको बैठ के एक मत पे आना पड़ेगा, कि हम एक मत पे आके उस भाषा को एक मत में ऐसा कर दें कि वो पूरे बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में नहीं, पूरे उसमें मान्य हो, अपना इंडिया लेवल पे। तो उससे होगा ये कि वो बुंदेली फिल्में ना केवल बहुत अच्छी बनेंगी, आज हमारे बुंदेलखंड के बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से अच्छे लेवल पे सक्रिय हैं। कोशिश करें कि हम उनको भी ला सकें। मैं आरिफ से भी गुजारिश करूंगा, मेरे से भी अगर सहयोग बन पड़ेगा तो मैं भी कोशिश करूंगा। जिनमें से आशुतोष राणा हैं, अपना मुकेश तिवारी हैं, श्रीवर्धन त्रिवेदी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गोविंद नामदेव हैं, इश्तियाक हैं। तो ऐसे बहुत से, मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ा नहीं हूँ। राजा भाई साहब तो हैं ही हैं अपने, तो राम भाई साहब हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर मिल के काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये 1 को 1 11 नहीं हो, कि 1 21 और पता नहीं, मुझे लगता है 33 ना हो जाए, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये दीपक का भी मैसेज आ रहा है, दीपक कौशल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना फिल्म लाइन में। इवन मैं एक नाम और भूल गया हूँ, मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे टीटू भैया, हम उनको बड़े प्यार से टीटू टीटू बुलाते हैं, बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो अपना राजनीतिक परिवेश को लेके हमारे फिल्म के लाइन में थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और मैंने इसी सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक OTT बनाई है जिसका नाम है बुंदेल अपना watchmyfilm.net करके अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो उस पर हम जितनी भी बुंदेली अच्छे लेवल की फिल्में होंगी हम डालेंगे, और ये मैं प्रॉमिस दिलाता हूँ कि हमें इन फ्यूचर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम अपनी फिल्में रिलीज़ करने के लिए कहाँ जाएं। यूट्यूब पे जाएं, फ्री में दिखाएं, अगर या फिर हम उनका एक मोनेटाइजेशन होने का इंतज़ार करें, फिर उसमें से कुछ पैसा लें, या हम इसको पे पर व्यू करके, चाहे बेशक 2 रुपये लें, आप 2 रुपये दो, लेकिन एक जिसने एक मेहनत की है, जिसने एक काम किया है, उसको 2 पैसे मिलने चाहिए। 2 पैसे अगर मिलेंगे तो उसकी भी इच्छा होगी और वो आगे अच्छा काम करेगा। और अच्छा काम अगर होता है तो आपसे सिर्फ इतनी सी उम्मीद है, आप इतनी सी गुजारिश है कि आप सिर्फ 2 लोगों को पास ऑन कर दें, बेशक स्टार दें ना दें, बेशक आप बड़वाई लिखें ना लिखें, लेकिन 2 लोगों से ज़रूर बोलें कि यार ये फिल्म बहुत अच्छी है, इस प्लेटफॉर्म पर जाके ज़रूर देखना। अगर ये करेंगे तो बुंदेलखंडी सिनेमा सच में डेवलप भी होगा, बढ़ेगा भी, विकसित भी होगा। और मैं सच में मैं बुंदेली जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अतुल भाई साहब से भी मैं ये गुजारिश करूँगा, आज सिमोहन भाई साहब से, संतोष शर्मा भाई साहब से, जितने भी मेरे बड़े भाई साहब रहे, इवन हमारे ब्रजमोहन संज्ञा जिनके पास मैं गाना गाने जाता था, और वहीं से मेरे थिएटर की शुरुआत हुई। तो उनसे भी गुजारिश करूँगा कि बुंदेली सिनेमा को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
आप चाहे 2 रुपए दे के लोगों से बोलें कि देखें, लेकिन देखें, हम जो है अच्छा सिनेमा बनाएंगे, ये प्रॉमिस है। और मैं उन सभी सिनेमा बनाने वालों, अच्छा सिनेमा बनाने वालों से गुजारिश करता हूं कि जो भी आपको टेक्निकल लेवल पे हेल्प जल्दी चाहिए हो, आज मेरा अपना ए विजन है, ए विजन के पास अपना एडिटिंग टेबल है, ए विजन के पास अपना कैमरा है, ए विजन के पास अपना एक कैमरा नहीं है, 3 कैमरे हैं आज मेरे पास। आज मेरे पास अपना DI सेटअप है, आज मेरे पास रिकॉर्डिंग सेटअप है। आपको जो टेक्निकल हेल्प चाहिए हो, मैं देने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ अच्छी फिल्में बनाएं। अच्छी फिल्मों से मेरा मतलब है जो नेशनल लेवल पे हो। ऐसे तो बहुत लोगों ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, जिसमें से मतलब बहुत अच्छी फिल्मों में जो बुंदेली बनी है, अजय साहू का भी मैं नाम लूँगा। अजय साहू ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। लेकिन मैं अजय साहू से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे ऊपर उठ के नेशनल लेवल की एक बड़ी फिल्म बनाए, पूरी 2 घंटे की फिल्म बनाए। और जो भी हेल्प चाहिए हो, जिसको भी हेल्प चाहिए हो, सुंदर लिखार हैं, ये हैं, जो जो भी हैं अपना बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं, वो सब के सब जो है आएँ। और मुझसे जो भी हेल्प चाहिए हो, मैं जिस लेवल पे भी हेल्प कर पाऊँगा मैं हेल्प करूँगा। और हम मतलब मैं वादा करता हूँ ए विजन की तरफ से और वॉच माई फिल्म की तरफ से कि आपको कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी फिल्म रिलीज़ करेंगे, अपनी फिल्म रिलीज़ करेंगे। जो भी पैसे आएंगे आप रखिएगा, आपके पैसे होंगे, ठीक है। उस पैसे से मैं सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि आप जो है वॉच माई फिल्म का प्रचार प्रसार करें, और उसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 लोगों तक आगे खिसकाएं। 2 लोगों से आगे खिसकाएंगे तो ये अपने आप कब लाखों तक पहुंच जाएगी, ना आपको पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा। सॉरी, मेरे साइड में कुछ नाम चल रहे हैं। मंजरी जी का एक आया है, नमस्कार लिख रहे हैं, नमस्कार। आरिफ शेडोली हेलो बोल रहे हैं। किरण जी का मैसेज है, लता जी बहुत बहुत बधाई हो। एंड आपको भी बहुत बहुत कि आप बड़े मतलब आप सब लोग इतने पेशेंस के साथ मुझे सुन रहे हैं। और मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में, इंक्लूडिंग मेरे माता पिता, मेरी मेरी पत्नी, मेरी बेटी, और मेरे मेरे इन लॉज, मेरे जिन्होंने भी मेरी लाइफ में मुझे यहाँ तक मुझे पहुँचाया है, तो उन सब का मेरा शुक्रगुजार हूँ। सबसे बड़ा मैं उस ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे आज तक मुंबई में कभी किराया नहीं देने दिया। आज तक मैंने मुंबई में कभी किराया नहीं दिया। हाँ, मैंने किराया लिया ज़रूर है मुंबई में, मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ मैंने किराया लिया है, लेकिन मैंने किराया दिया नहीं, कभी नहीं दिया। इसमें मेरी वाइफ की, मेरे फैमिली वालों की, ऊपर वाले की, मेरी सबकी इतनी कृपाएं हैं कि जिसकी वजह से आज मेरा अपना खुद का घर है। और उस दिन से था जब मैं बॉम्बे में आया था, और आज एक अच्छे मुकाम पे अच्छा काम कर रहा हूँ। और आप लोगों से बस इतनी ही वो है, प्रार्थना है कि बुंदेली सिनेमा को, अच्छे सिनेमा को आप देखें, आगे बढ़ाएं और उसको दूर तक लेके जाएं। हाँ, हरी जी का, हरी हरी सोनी का मेरे पास मैसेज आया। हरी हरी सोनी मेरे ग्रुप में बहुत ही बेहतरीन कलाकार हुआ करते थे, और हमने बहुत सारे नाटक किए। उन्होंने बुझते चिराग का जिक्र किया है। मैंने बहुत सारे नाटक लिखे और किए। मुझे सच में याद नहीं है कि वो एक लंबी फहरिस्त है जब हम 5-5 रुपए में लोगों को नाटक दिखाया करते थे सिनेमा हॉल में। और एक नई परंपरा थी जिसको बाद में 2 लोगों ने जिंदा रखा, लेकिन अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। हाँ, और एक चीज़ और मेरी अभी धर्मपत्नी ने मुझे याद दिलाया कि हमने एक कोशिश की थी, और बहुत बड़ी कोशिश की थी, जो शायद मैं जिस स्तर पे सोच रहा था नहीं हो पाया। एक राजुल प्ले करने की कोशिश की थी, लाइट एंड साउंड। मेरी बहुत इच्छा थी, मेरी वाइफ ने बहुत अच्छा उसमें म्यूज़िक भी किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूँ, बुंदेलखंड से वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी मैं उस नाटक को फिर से लेके आऊँगा, और उससे 10 गुना लेवल पे बहुत अच्छा करके हम लोग करेंगे, और आपके सहयोग से करेंगे, जिसमें मुझे आप सबका, संजय श्रीवास्तव भैया लिख रहे हैं, संजय संजय भैया आपका भी सहयोग चाहिए, और इस वॉच माई फिल्म को आगे ले जाने के लिए। और बाकी तो मैं जितने भी मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, लक्ष्मी नारायण आदित्य भाई साहब, और अपना सिमोहन भाई साहब को तो मैं खैर क्या बोलूँ, वो तो मेरे सगे से बढ़ के हैं। और सिमोहन भाई साहब नहीं, सिमोहन भाई साहब की पूरी फैमिली मेरे सगे से बढ़ के है। वो ऐसी फैमिली है जिसे मैं अपनी फैमिली मानता हूँ। तो सभी का बहुत 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 शुक्रिया। और कुछ रह गया हो, कुछ सवाल करके आप पूछना चाहें तो कुछ और मैं जो शायद बता सकूं।
तो अंत में मैं नमस्कार है, और बहुत जल्दी आप सबके बीच आऊँगा मैं अपनी फ़िल्म काजी हाउस लेके। और अंत में मैं शुक्रगुज़ार हूँ रंजन का और आरिफ सैडोली का, जिन्होंने अपने मंच पे मुझे मेरी ज़िंदगी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ बुलाया। और मुझे सच में आज अपने पुराने दोस्तों को याद करके बहुत अच्छा लगा। जीवंत हो गया, अपने उसी माहौल में पहुँच गया। मतलब इस हद तक चला गया कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल भी गया हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो मैं अंत में अपने सभी उन आर्टिस्टों को याद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे साथ प्ले किया। कि उसमें से हमारे संजीव रोज हो गए, हमारे रामू हो गया, हमारे सनी तो मेरा घर का है, मेरे छोटे भाई जैसा है हैं। और बस ये है कि एंड में अब मेरी फिल्म काजी हाउस को ज़रूर जो है देखिएगा। मैं काजी हाउस मेरी जो आने वाली फ़िल्म है, ये अपने इसी में वॉच माई फिल्म पे मैं रिलीज़ करूँगा। और वॉच माई फिल्म पे काजी हाउस ये एक अंग्रेज़ अफसर की कहानी है, जो सुना है कि रियल है, मुझे नहीं मालूम कि रियल है या नहीं है, बट मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसको बनाई है और टीकमगढ़ में शूट की है। तो सभी बुंदेलखंड वासियों से निवेदन है कि इस एक अच्छी फ़िल्म को ज़रूर देखिएगा। और इसका ट्रेलर मैं बहुत जल्दी रिलीज़ कर दूंगा। इसमें हमारे सत्य प्रकाश अग्निहोत्री और हमारे जो मेरे बड़े भाई हैं अपना, उन्होंने भी काम किया है, अनुपम श्याम ओझा, जिनको हम प्यार से अनुपम भाई बुलाते हैं, उन्होंने काम किया है। अपनी भारती है इसमें, और नई न्यू कमर है। फिल्म बहुत अच्छी है। और इसमें कमाल की बात ये थी कि अंग्रेज़ के लिए मैंने मॉस्को से एक अंग्रेज़ बुलाया, उसको हिंदी की 6 महीने अपने घर पे ट्रेनिंग दी, और 6 महीने ट्रेनिंग देने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर वो फिल्म शूट की, और उसने इतना बढ़िया काम किया है कि मुझे उम्मीद है कि अगर ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसको कोई ना कोई अवार्ड ज़रूर मिलेगा। अरे भाई साहब देख रहे हैं, भाई सिमोन भाई साहब, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। तो अंत में बस यही है कि आप सब लोग जो है अपना ध्यान रखिए। कोरोना का समय चल रहा है। इस कोरोना टाइम में बस घर में बैठ के अच्छी फिल्में देखिए, बढ़िया बुंदेली फिल्में देखिए, मेरी फिल्में देखिए। अम्मा की बोली भी रिलीज़ होने वाली है, मेरी काजी हाउस भी रिलीज़ होने वाली है। अम्मा की बोली का ट्रेलर तो आप अभी जाके देख सकते हैं। अगर आपको देखना हो तो यूट्यूब पे आपको बस इतना टाइप करना है, अम्मा की बोली ट्रेलर, बस आपको आपके सामने आ जाएगा। और तब तक के लिए, जब तक अब मैं आपसे मिलता हूँ, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन आपका भी धन्यवाद, आरिफ भाई आपका भी धन्यवाद, और जितने भी बुंदेलखंड इससे जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद। संजय भैया ने एक मैसेज दिया है कि आरिफ भाई जो है निसंदेह बधाई के पात्र हैं। तो मैं संजय का ये मैसेज पढ़ दूंगा। संजय हमारे बुंदेलखंड से ही हैं, एनएसडी से ही हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो संजय, थैंक यू संजय। और हमारे साले साहब का भी मैसेज आ गया है, बहुत हार्ड। अच्छा, हृदय का भी, हृदय इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बुंदेलखंड में। और मेरी पूरी इच्छा है कि मैं हृदय के साथ फिर से जुड़ूंगा। फिर से क्या, मैं मतलब हम लोग साथ में ही काम कर रहे हैं। मैं अभी जो जाऊंगा अपना काजी हाउस को लेके, तो इसमें मैं सारी जिम्मेदारी अपना उस इलाके में हृदय को ही सौंपने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।